हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूर्यालो अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नवंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारे पास डिफेंस को लेकर है। देखिए, आपको पता है कि इंडिया को कभी भी टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ हमारे चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान। इसी वजह से हमें चाहिए वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ साल पहले इंडिया ने रशिया के साथ एक समझौता किया था फॉर द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो वर्ल्ड के बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। ऐसा क्यों? रीज़न देखिए, ये जो मिसाइल सिस्टम है वो अपनी तरफ आते हुए एरियल टारगेट्स को 400 किलोमीटर की रेंज तक डिटेक्ट कर सकता है। मतलब कि आप समझ के चलिए कि चाइना या पाकिस्तान जब भी कोई मिसाइल इंडिया की तरफ अगर लॉन्च करेंगे तो ये उसको बहुत ईजिली डिटेक्ट कर लेगा और एक साथ एक टाइम पे 80 एरियल टारगेट्स को ये एंगेज कर सकता है। तो अपने आप में बहुत ही एडवांस है। अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि आयरन डोम नाम का एक सिस्टम है जिसका यूज इजराइल करता है। आयरन डोम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आयरन डोम जो है वो शॉर्ट रेंज हमारे पास टारगेट्स के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को लॉन्ग रेंज टारगेट्स के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसी वजह से हमने S-400 को खरीदा है। आपको पता होना चाहिए कि ये रशिया स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज द्वारा डेवलप किया गया है और अब इसको इंडियन एयरफोर्स ने हमारे पास डिप्लॉय कर दिया है। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं स्टूडेंट, जैसे रशिया का हमारे पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो ऑब्वियसली यूएस का भी कोई ना कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। इसके बारे में ऑलरेडी 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दैट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये यूएसए का इक्विवेलेंट है टू S-400। याद रखिएगा, आयरन डोम इजराइल, थर्ड फॉर यूएस, S-400 फॉर रशिया, और S-400 का इस्तेमाल इंडिया भी कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैचले डिक्लेरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल डेली बढ़ रहा है। आपने सुना होगा कि हमारे पास चैट जीपीटी का इस्तेमाल आज की डेट में बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास गूगल ने अभी कुछ समय पहले जेमिनी को इंट्रोड्यूस किया है। ये सब एआई बेस्ड सिस्टम है। तो एआई को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, और ये जो डिक्लेरेशन है उसका नाम दिया गया है ब्लैचले पार्क के ऊपर, जहां पर आपको बता दूं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोड ब्रेकिंग की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि जो जर्मनी था वो एनिग्मा नाम की एक मशीन का इस्तेमाल करता था। इसके कोड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास उस समय के जाने माने जो मैथमेटिशियन थे एलन ट्यूरिंग, उनको यहाँ पर एक टास्क दिया गया कि वो किसी तरह से इस कोड को ब्रेक करें। तो एलन ट्यूरिंग हमारे पास बनाते हैं ट्यूरिंग मशीन, और यही कहीं ना कहीं आगे चलकर वर्ल्ड के पहले प्रोग्राम्ड कंप्यूटर की नींव बनता है। तो एलन ट्यूरिंग ने एनिग्मा के कोड को डिकोड किया था। तो ये जो पार्क है ये इसलिए फेमस भी है। तो यहाँ पर टोटल आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन और 28 कंट्रीज ने मिलकर इस एग्रीमेंट पर साइन किया। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन इस डिक्लेरेशन को लेकर आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। सो दैट इज रिलेटेड विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे पास ये डायरेक्टली रिलेटेड है। और आपको जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो, आपको एक नाम याद रखना है, जॉन मैकार्टी। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इनको वर्ल्ड वाइड कंसिडर किया जाता है एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट न्यूज। केरला ने हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है गवर्नर के खिलाफ। अब ये पूरा मामला क्या है? केरला गवर्नमेंट ने कुछ बिल पास की। अब उन बिल को एनेक्ट कराने के लिए आपको पता है कि गवर्नर के सिग्नेचर चाहिए, लेकिन गवर्नर साहब ने सिग्नेचर करने से कर दिया इनकार। तो अब यहां पर आप समझिए कि सिचुएशन हो चुकी है पेचीदा। तो इसी वजह से जो केरला गवर्नमेंट है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। अब गवर्नर जब तक साइन नहीं करेगा तो वो बिल हमारे पास लागू नहीं हो पाएंगे। तो गवर्नर इज कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, देखो, जब हेड ऑफ द स्टेट की बात हो तो वो गवर्नर है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात हो तो वो चीफ मिनिस्टर है इन केस ऑफ स्टेट। सो अंडर द आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे? गवर्नर। और यहाँ पर आप देखिए कि आर्टिकल 200 क्या बोलता है कि जब गवर्नर के पास कोई बिल आता है तो या तो वो उसे हाँ बोल सकता है, अपना एसेंट दे सकता है, उसको विदहोल्ड कर सकता है, उसको अपने पास ऐसे ही रखे उसको रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जी हाँ, जब उसको लगे कि उसका इसके ऊपर डिसीजन लेना सही नहीं है तो वो प्रेसिडेंट को भी रेकमेंड कर सकता है। और एक और ऑप्शन होता है कि ही कैन ऑल्सो रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन।
बट अगर वो मनी बिल नहीं है तब ये सब कुछ हो सकता है। मनी बिल पे आपको ऑन द स्पॉट साइन करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मनी बिल बाकी बिल्स को लेकर गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं एज पर द आर्टिकल 200 जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब यहाँ पर केरला गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नर जो हैं वो स्टेट के काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। तो इस चीज़ को लेकर केरला गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई है। अब यहाँ पर आपको एक केस याद रखना है, एज पर द केस शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974, सुप्रीम कोर्ट ने ये कन्वे किया हुआ है गवर्नर इज बाउंड टू द एक्ट एंड एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कि गवर्नर जो हैं वो हमेशा जो स्टेट की काउंसिल है उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी एडवाइस पर काम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से टसल इज गोइंग ऑन बिटवीन द वेरियस गवर्नर्स एंड द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर। तो ये हमारे पास केरला में भी वो चीज़ हमारे पास कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ही इज़ द करंट गवर्नर, ओके, एंड पिनारी विजयन ही इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड ही इज़ फ्रॉम द CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जीका वायरस को लेकर न्यूज़ है। जीका वायरस जो है वो मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होने वाला एक वायरस है। सो बेंगलुरु कर्नाटक में जीका वायरस के केस डिटेक्ट हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा मॉस्किटो, अब जैसे मलेरिया एनोफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड आउट होता है। मलेरिया आपने सुना होगा एनोफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड आउट होता है, लेकिन जीका वायरस स्प्रेड होता है बाय द एडिस एजिप्टी मॉस्किटो और एडिस मॉस्किटो इन सिंपल। यही वो मॉस्किटो है जो डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी की वजह से आपको जीका वायरस देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। इस वायरस का पहला केस आपको बता दूं कि युगांडा में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था, ठीक है, मकाऊ मंकीज में। अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, आप याद रखेंगे, जीका वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मॉस्किटोज की वजह से इंडिया में हर साल हज़ारों लोगों की डेथ होती है। इवन अगर मैं बात करूं पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जो मॉस्किटो की वजह से डेथ होती है दैट इज़ इन इंडिया। तो आपको पता होगा मॉस्किटो जो है वो स्टिल वाटर में, खड़े पानी में अपने लार्वास को रखता है, बेसिकली एग्स वहीं पर दिए जाते हैं। तो उससे एक तरह से बचाने के लिए इंडिया में गम्बूसिया फिश का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, गम्बूसिया फिश से मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करती है, बायोलॉजिकली मॉस्किटो कंट्रोल करती है, उनके एग्स को एक तरह से कंज्यूम कर लेती है। तो ये गम्बूसिया फिश को मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है। एक और हमारे पास मॉस्किटो से रिलेटेड ही वैक्सीन से रिलेटेड ही मेरे पास एक न्यूज़ है, तो वो भी आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। तो मॉस्किटो और वैक्सीन बेसिकली यहाँ पर दोनों की बात होगी। तो चिकनगुनिया को लेकर USA ने अप्रूव कर दी है वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन। तो चिकनगुनिया को लेकर एक, और ये जो हमारे पास चिकनगुनिया है अगेन ये एडिस मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड आउट होता है। इसका फर्स्ट केस तंजानिया मिला था 1952 में। तो यहाँ पर US ने वर्ल्ड की पहली वैक्सीन, अब आपको याद रखना पड़ेगा कि चिकनगुनिया के लिए वर्ल्ड की वैक्सीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन अब वैक्सीन आ चुकी है। तो ये भी मॉस्किटो से रिलेटेड और वैक्सीन से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक न्यूज़ यहाँ पर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास जल जीवन मिशन। तो एक अच्छी खबर ये आई है कि जल जीवन मिशन के तहत हमारे पास 70% रूरल एरियाज में टैप वाटर कनेक्शन आ चुका है। अब ये क्या चक्कर है, देखिए शहरों में पानी जो है वो टैप वाटर के थ्रू नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन दैट्स नॉट फॉर द केस ऑफ रूरल एरियाज। अगर हम बात करें 2019 में जब जल जीवन मिशन शुरू किया गया, केवल 16%, भारत के केवल 16% ग्रामीण एरिया में टैप वाटर कनेक्शन अवेलेबल था। 2023 के आते आते इसको 70% कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि टू प्रोवाइड 100% टैप वाटर कनेक्शन बाय 2024। पहले तो आप ईयर याद रखिएगा। पहला सवाल यहाँ से निकल कर आता है कि कौन से ईयर तक 100% टैप वाटर कनेक्शन देने का टारगेट रखा गया है, 2024। इसमें जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 2019 में ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री। जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो इसको लेकर काम करती है।
इससे होगा क्या? देखिए, गंदा पानी पीने से भारत में हर साल हजारों लोग बीमार पड़ते हैं, उन बहुत लोगों की डेथ भी होती है। तो कहीं ना कहीं जो 4 लाख डेथ हैं वो हम रोक पाएंगे, जो डायरिया की वजह से हो जाती हैं। तो उसको रोकने में कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन जो है वो काम कर रहा है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, आपको सारे क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज, टीबी को लेकर रिपोर्ट आई है डब्ल्यूएचओ की तरफ से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट आई है जिसमें क्या कहा गया है कि 7.5 मिलियन नए टीबी के केसेस देखने को मिले इन द ईयर 2022। और आपको मैं यही बता दूं कि सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस फिर से इंडिया में ही देखने को मिले हैं वर्ल्ड वाइड। तो अभी भी हालत जो है वो ख़राब ही है, ठीक है। टीबी वर्ल्ड की सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है 2022 में, कोविड-19 के बाद। अब देखिए, कोविड तो हाल ही के दिनों में आया, तो इसका मतलब आप कंपैरिजन कीजिए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जाने लेने वाला जो एक प्रॉब्लमेटिक डिसीज़ जो है वो हमारे पास टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस। इसमें लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और ये एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है, ये ज़रूर याद रखिएगा। टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया। और इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि इंडिया को टीबी फ्री बनाना 2025 तक, जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट रखा है कि पूरे वर्ल्ड से टीबी को 2030 तक एलिमिनेट करना है। तो इंडिया का टारगेट अलग है, डब्ल्यूएचओ का टारगेट अलग है। डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ का एस्टेब्लिश किया गया था। 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं एज वर्ल्ड हेल्थ डे, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। और टेड्रोस एडनॉम इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप नाम याद रख लीजिएगा तो बेटर ही रहेगा। ओके, सो 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, बिकॉज इसी दिन हमारे पास डब्ल्यूएचओ की फॉर्मेशन हुई थी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास यूक्लिड मिशन। यूक्लिड मिशन, पहले तो आप ये याद रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, ठीक है। और इसने शेयर की है फर्स्ट फुल कलर इमेजेस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग और उसको और समझने को लेकर ये मिशन लॉन्च किया गया। ये यूनिवर्स की 3D मैपिंग जो है वो कर रहा है, जिसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के बारे में बात की जा रही है। ये ऑर्बिट कर रहा है L2 लैग्रेंज पॉइंट। याद कीजिए, मैंने आदित्य L1 के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी। तो आदित्य L1 हमारा लैग्रेंजियन 1 ऑर्बिट था, ये L2 में हमारे पास कहीं ना कहीं ऑर्बिट कर रहा है। तो अब आप थोड़ा सा इस लैग्रेंज पॉइंट और ऑर्बिट्स को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। अगर हम गैलेक्सीज की बात करें, हमारी गैलेक्सी आप सब लोगों को पता होगा मिल्की वे है। और ये भी याद रखना, हमारी गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। जी हाँ, याद रखिएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे। एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को स्टूडेंट, कि यूनिवर्स को समझने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इस समय काम कर रही है, वो है, नाम याद रखिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सॉरी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये यूनिवर्स को समझने में हमारी हेल्प कर रहा है। और ये नासा की तरफ से अब तक के सबसे बड़े मिशन लॉन्च किए गए सबसे बड़े मिशन में से एक है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को लेकर हमारी जो समझ है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये नासा का अब तक के सबसे बड़े मिशन में से एक है। नेक्स्ट हमारे पास QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2024। एशिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग दी गई है। सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की गई पीकिंग यूनिवर्सिटी, जो चाइना में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन खास बात क्या रही कि इस बार हमारे पास इंडिया की 148 यूनिवर्सिटीज़ रही QS एशिया रैंकिंग्स में, जिसने चाइना को सरपास कर लिया। यानी कि अगर हम बात करें जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स दी गई उसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ किस कंट्री की रही? सो दैट इज़ इंडिया। ये एक अपने आप में अच्छी बात है। तो यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इम्प्रूवमेंट दिखा रही हैं। हालांकि अभी बहुत इम्प्रूवमेंट बाकी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। और IIT बॉम्बे जो है वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कंसिडर की गई इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024, ठीक है। 7 इंडियन इंस्टीट्यूट रहे टॉप 100 में, जो कि कभी कम है अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें। IIT जो हमारे पास हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स रहे। अगर मैं IITs की बात करूँ
तो भारत में पहली आईआईटी याद रखिएगा 1951 में खड़गपुर में एस्टैब्लिश की गई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। और अभी अगर हम बात करें इंडिया के हर राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट एक टारगेट लेकर चल रही है कि हमें एक आईआईटी एस्टैब्लिश करनी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास, इंडिया ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है एडीबी के साथ। एडीबी हेयर स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो पहली बात तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे वर्ल्ड बैंक है तो उसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक भी स्पेशली एशियन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो यहाँ पर $400 मिलियन का एक लोन इंडिया को दिया गया है ताकि अर्बन एरियाज़ को रिफॉर्म किया जा सके, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की जा सके। तो एडीबी जो हमारे पास एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा मनीला, फिलीपींस में। हर साल एडीबी जो लोन चैनलाइज करता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया को ही मिलता है। आपको मैं ये बता दूं कि उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया को ही मिलता है, ठीक है। और एडीबी के प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो ये है मात्सुगो असाकावा, ठीक है, जापानीज हैं, ठीक है। ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो ये जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक की लाइंस पर ही काम करता है। और याद रखिएगा 68 मेंबर कंट्रीज हैं इसके, इंक्लूडिंग इंडिया। इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जापान, सबसे बड़ा शेयर होल्डर इसमें हमारे पास जापान है। ओके, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका वर्ल्ड बैंक की तरह पॉवर्टी को एलिवेट करना और हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, ये एक मेन एजेंडा रहता है जब भी बात होती है एडीबी की। ओके, जीपीएस ट्रैकर एंकलेट। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी हो तो आपने देखा होगा क्रिमिनल्स को जब बेल पे रिहा किया जाता है तो उनके पैरों में एक एंकलेट लगा दिया जाता है जीपीएस, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है कि वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, और उसको निकाला नहीं जा सकता। तो अब ये चीज़ इंडिया में देखने को मिली। यहाँ पर क्या हुआ कि यूपा के तहत, अब यूपा क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, ये 1967 में पास हुआ था। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है उन इंडिया में रोकने के लिए, और इस यूपा के तहत जो केसेस आते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि एनआईए का काम होता है यूपा के केसेस को इन्वेस्टिगेट करना। तो यहाँ पर हुआ क्या है, अब आप न्यूज़ समझिएगा कि जो गुलाम मोहम्मद भट्ट है, जो यूपा के तहत हमारे पास बुक थे, उनको जम्मू की कोर्ट ने क्या कहा है कि इनको बेल दी जाए, लेकिन जीपीएस ट्रैकर एंकलेट के साथ। तो ये आपने याद रखना, जीपीएस ट्रैकर एंकलेट किस तरह से यूज़ किया जाता है। और एनआईए के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है भारत की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करती है। और इस एजेंसी को 2009 में एस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए काम करते हुए बेसिकली कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को मैनेज करती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास, पीएम मोदी लॉन्च्ड पीएम पीवीटीजी। अब ये पीवीटीजी क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग से हमने प्रोविजंस किए हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ के लिए सरकार जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है, कई सारी स्कीम्स उनके लिए चलती हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके अंदर सब कैटेगराइजेशन है, एक अलग कैटेगरी बनती है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब ये क्या है, देखिए हुआ क्या था कि हमारे पास 1975 में देभर कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो 52 ट्राइबल ग्रुप्स हैं भारत के अंदर, सभी नहीं, ओनली 52, कहा गया कि ये बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, सरकार को इनके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। तो एक स्पेशल कैटेगरी बनी। याद कीजिए जैसे मैंने पिछले लेक्चर में, जब हमने अगस्त के लेक्चर में बात की थी, तो हमने बात की थी वहाँ पे कि रोहिणी कमीशन फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब की सब कैटेगराइजेशन एक तरह से है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया है पीएम पीवीटीजी, दैट इज प्रधानमंत्री पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज पीपल। और ये हमारे पास कब इवेंट लॉन्च किया गया, ऑन नवंबर 15। नवंबर 15 क्या होता है, दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। और इसी 15 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं जनजातीय गौरव दिवस, पिछले 3 साल से। याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस। और ये हमारे पास इकलौते, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, ये इकलौते हमारे पास ऐसे पर्सन हैं जिनका पोर्ट्रेट, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं जिनका पोर्ट्रेट आपको पार्लियामेंट हाउस में देखने को मिल जाएगा।
अभी हम बात करें, जब देबर कमीशन ने स्टार्टिंग में रिकमेंडेशन दी थी तो उस समय 52 ट्राइबल ग्रुप्स थे जो हमारे पास पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स थे, लेकिन अब इनका जो नंबर है वो 75 हो गया। ठीक है, टोटल 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनमें से 75 को हमने कंसिडर किया है वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ओके, निसार सैटेलाइट, इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया है हमारे पास थर्मल वैक्यूम टेस्ट फॉर द निसार सैटेलाइट। निसार, आप याद रखिएगा, एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है जिसको लॉन्च करेंगे इसरो और नासा। ठीक है, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की बात करें तो यहाँ पर इसरो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है, और अब आप देखिए कि नासा के साथ कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर मिशंस की एग्जीक्यूशन भी ऑन गोइंग है। इसरो के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं फिर से। इसरो की बात करें 1969 से ये हमारे पास काम कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास एस सोमनाथ इज द करंट चेयरपर्सन की अगर मैं बात करूं, चेयरपर्सन का नाम नहीं भूलना है इसरो के। सो एस सोमनाथ इज द करंट चेयरपर्सन। ओके, एंड हमारे पास बेंगलुरु से बेसिकली हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु है। तो निसार की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जिसको इसरो और नासा मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसको 2024 में हमने लॉन्च करना है। लो अर्थ ऑर्बिट में ये काम करेगा और ये मैप करेगा पूरे अर्थ को 12 दिन के अंदर अंदर। और हमारे पास अर्थ का जो इकोसिस्टम है, आइस मास है, उसमें जो बदलाव आ रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंडिया ने समिट होस्ट किया, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ये समिट है क्या बच्चों? देखिए, पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे अर्थ को, हमारे पास इक्वेटर जो है, एक इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, जो दो हिस्सों में बांटता है, नॉर्थ और साउथ। अब आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। हमारे पास इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, नॉर्थ और साउथ। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो नॉर्थ की तरफ अगर आप देखें तो आपको यूरोप दिखेगा, आपको अमेरिका दिखेगा, आपको कनाडा दिखेगा, रशिया दिखेगा। जनरली ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अगर आप साउथ की तरफ आ जाएं तो आपको जनरली ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज देखने को मिलेंगे। तो जो ग्लोबल साउथ की जब बात आती है तो इसमें सिर्फ दो कंट्रीज को आप छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आपको ज़्यादातर जो हैं अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिलेंगे, साउथ एशियन कंट्रीज देखने को मिलेंगे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन कंट्रीज को हम कंसिडर करते हैं एज ग्लोबल साउथ। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, द टर्म ग्लोबल साउथ रेफर्स टू वेरियस कंट्रीज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, जनरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पर? सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाले जो बेसिकली कंट्रीज हैं। ठीक है, पहले तो ये। अब इंडिया ने इनका एक समिट होस्ट किया जिसको नाम दिया गया वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये सेकंड समिट था। ठीक है, और इंडिया कहीं ना कहीं अब लीडर बनने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख सकें, और सिर्फ अपनी नहीं, जो हमारे ग्लोबल साउथ में बाकी देश हैं उनकी भी आवाज़ हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सकें। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इंडिया काम कर रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये जो ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट है ये हमारे पास पहली बार आया था 1980 में ऑन द बेसिकली द कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रेंडेड रिपोर्ट। ओके, हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा है? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि हरियाणा सरकार ने जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट पास किया था, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड दैट वॉयलेट द पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो हरियाणा में फैक्ट्रीज काम कर रही हैं उनको 75%, जो प्राइवेट फैक्ट्रीज काम कर रही हैं उनको 75% रिजर्वेशन देना पड़ेगा हरियाणा के लोकल लोगों को, अगर सैलरी 30,000 से कम है। 30,000 ज़्यादा है फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। जिनकी भी सैलरी 30,000 से कम है, जितने भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनमें 75% एम्प्लॉय आपको हरियाणा से रखने पड़ेंगे। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हरियाणा में इस समय आपको बता दूं मैं, हरियाणा पिछले 6-7 साल से बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा नंबर 1 है। जी हाँ, हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। मतलब जॉब्स के मामले में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फेल साबित हुई है। हरियाणा गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। तो उसने अपना यहाँ पर उल्लू सीधा करने के लिए अजीबोगरीब लॉ पास कर दिया। ऐसा लॉ आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं रख सकते। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस हमारे पास पूरे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, और हाई कोर्ट ने, माय अपॉलॉजीज, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है।
द एक्ट बेसिकली वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी, ठीक है, और ये डिस्क्रिमिनेट करता है इंडिविजुअल्स ऑन द अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट दे डू नॉट बिलोंग टू सर्टेन स्टेट. So that act basically violates the Article 14, 15 and 16 right to equality and Article 19 clause 5 freedom to practice any profession or carry out any occupation. तो यहाँ पर इसको completely null and void declare कर दिया गया है by the पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर. तो हमारे पास कैम्ब्रिज डिक्शनरी एक फेमस डिक्शनरी है, तो इस उन्होंने हालूसिनेट को एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2023 डिक्लेयर किया. देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हेलुसिनेट का मतलब कुछ अलग होता है, ठीक है, जैसे अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन्वॉल्विंग योर सेंसेस. लाइक जब आप बेसिकली लाइट को, स्मेल को, टच को, टेस्ट को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, तो हेलुसिनेशन हम बोल देते हैं. लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत हावी होती जा रही है हमारी डे टू डे लाइफ में. तो अब जो AI टूल्स हैं, कई बार वो क्या करते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. जैसे चैट GPT है, बार्ड है, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. तो सॉरी, तो यहाँ पर जो नया मीनिंग आया है 2023 में, उसमें क्या कहा गया है कि व्हेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेलुसिनेट इट प्रोड्यूसेस फॉल्स इन्फॉर्मेशन. तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करके बात की गई है. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है रेयर मेटल टेंटलम की डिस्कवरी हुई है. देखिए आपको पता होना चाहिए कि रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? चाइना. पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम जब हम बात करते हैं रेयर अर्थ मेटल की, इनका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो डिफेंस में और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में होता है. तो उनमें से एक रेयर अर्थ मेटल है, इसकी एक पूरी लिस्ट है रेयर अर्थ मेटल की. तो उनमें से एक है हमारे पास टेंटलम. तो टेंटलम की डिस्कवरी की गई है इन द सैंड्स ऑफ सतलुज रिवर. ओके, किसने की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ की एक टीम ने की है. टेंटलम का एटॉमिक नंबर है 73, ग्रे हैवी और हाईली क्रोजन रेजिस्टेंट, इसमें कोई जंग नहीं लगता. बेसिकली टेंटलम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और हमारे पास कुछ ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पे हमें रस्ट की कोई गुंजाइश नहीं रखनी. सो आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल हम प्लैटिनम के सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी कर सकते हैं अगर ये अच्छी क्वालिटी में हमारे पास अच्छी अमाउंट में अवेलेबल हो. तो आपको याद रखना है कि रेयर अर्थ मेटल या रेयर मेटल की डिस्कवरी हुई है इंडिया में. कौन से मेटल की? दैट इज टेंटलम. कहाँ पर हुई है? सतलुज के सैंड में. जो सतलुज नदी का जो सैंड है उसमें हमारे पास इसकी डिस्कवरी हुई है. और इसकी डिस्कवरी किसने की है? IIT रोपड़ ने. ओके, और मैंने आपको ये बता दिया कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हमारे पास अगर हम बात करें रेयर अर्थ मेटल का कौन है? दैट इज चाइना. ओके, एशियान इंडिया मिलेट्स फेस्टिवल. पहली बात तो आपको ये पता चलना चाहिए कि एशियान क्या है. सो फुल फॉर्म पहले तो आपको बता दूं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और ये हमारे पास साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है. तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा. जैसे कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई, ये सब मेंबर कंट्रीज हैं. तो इंडिया की एक पॉलिसी भी चलती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें इंडिया कोशिश करता है कि अपने मेंबर कंट्रीज, अपने पड़ोसियों के साथ बेसिकली रिलेशन अच्छे किए जाएं. तो एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल की बात यहाँ पे हो रही है. तो ये 5 डे एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया. कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया में, जहाँ पर आपको एशियान का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा. और देखिए अगर हम मिलेट्स की बात करें तो ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो एक तो वाटर कम कंज्यूम करती हैं, ये पानी बहुत कम कंज्यूम करते हैं. दूसरा, क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट क्रॉप है, क्लाइमेट चेंज का इनके ऊपर असर नहीं होता. तीसरा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है. जी हाँ, पुराने समय में लोग जो है मिलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और इसी वजह से हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता था. अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, 2023 में हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी ऑब्जर्व किया. UN ने एक रेजोल्यूशन पास किया था. अगर मिलेट्स की बात करें तो कुछ बच्चों को मिलेट नहीं पता, तो मैं बता दूं मिलेट्स में हमारे पास किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है. दैट इज ज्वार, बाजरा, रागी, झंगोरा, बारी,
कनगी, कोदरा, ठीक है, ये सबको मिलेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। आपने सुना होगा कि राजस्थान में बाजरा, रागी, ज्वार ये सब काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर इस तरह की जो एग्रीकल्चर है वो किया जा सकता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हमारे पास जस्टिस फातिमा बीवी पासेस अवे। सो शी इज द फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज, ओके, इन इंडिया, ठीक है। जस्टिस फातिमा बीवी, इनकी डेथ हो गई है, 96 की इनकी एज थी, ठीक है। अब आपको ये भी बता दूं कि चीफ जस्टिस तो अभी तक कोई भी फीमेल नहीं बन पाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक कोई भी फीमेल नहीं बन पाई। फ्यूचर में हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज थी फातिमा बीवी। और रिटायरमेंट के बाद, अब आपको बताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी है, 65 ईयर ऑफ एज, याद रखिएगा, 65 साल। उसके बाद ही रिटायर होने के बाद ये बनी गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। सवाल ही उठता है, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद गवर्नर बन सकता है? तो आंसर है यस। अब यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल 124 क्या कहता है इसके बारे में, कि अगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है तो वो भारत की किसी और कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, रिटायरमेंट के बाद उसको हमारे पास प्रेसिडेंट, गवर्नर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे अगर राज्यसभा की बात करें तो हमारे पास जो गोगोई साहब हैं, ठीक है, राज्यसभा में उनको एज अ मेंबर इलेक्ट किया गया, ठीक है। गवर्नर, हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो रिटायर होने के बाद कई स्टेट्स में उनको गवर्नर अपॉइंट किया गया। तो जस्टिस फातिमा बीवी भी हमारे पास रिटायर होने के बाद तमिलनाडु की गवर्नर बनी थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे पास हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। पहला सवाल तो यही है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं। तो इस तरह का सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 33+1, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, सॉरी, 33+1 हमारे पास 1 हेयर इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस को मिलाकर टोटल 34 जजेस हमारे पास हो सकते हैं। और आर्टिकल 124 जो है, जैसा कि मैंने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर हमारे पास डील करता है। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। और ये याद रखना कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ जजेस की स्ट्रेंथ कम थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, बोधित बंदाना। तो उड़ीसा के लोगों ने हमारे पास बोट फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल होता है, उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। तो अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा उत्कल के नाम से हमारे पास भी इसे जाना जाता है, ठीक है। फेमस है अपने रिच कल्चर और डाइवर्सिटी के लिए। तो अगर हम बात करें, 4 धाम में से जगन्नाथ टेम्पल भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और जगन्नाथ टेम्पल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वर्ल्ड लार्जेस्ट किचन। जी हाँ, याद रखिएगा, जगन्नाथ टेम्पल में 400 से ज़्यादा कुकिंग वर्कर्स एक साथ काम करते हैं, जहाँ पर हज़ारों लोगों के लिए खाना डेली बनता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग। सो आपको इंडिया में पता होना चाहिए, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। नेपाल में हमारे पास फर्स्ट सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर हुई है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज। इंडिया में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसा करने वाला पहला साउथ एशियन कंट्री कौन बना है, नेपाल। सो याद रखिएगा, फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, तो वो है हमारे पास हमारा नेबरिंग कंट्री नेपाल। अगर हम बात करें, नीदरलैंड विश्व में पहला कंट्री बना था जिसने सेम सेक्स कपल्स को हमारे पास लीगल राइट्स दिए थे मैरिज और अडॉप्शन के। एशिया की बात करें तो ताइवान। साउथ एशिया की बात करें तो याद रखिएगा नेपाल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आईसीसी बैन ट्रांसजेंडर प्लेयर फ्रॉम द वुमेन क्रिकेट। अब आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये वो बॉडी है बच्चों जो क्रिकेट को रेगुलेट करती है। अब इसका कहना क्या है, इसने क्लियर कट हमारे पास गाइडलाइन दी है कि अगर कोई व्यक्ति सर्जरी के बाद, अगर कोई मैन सर्जरी के बाद
फीमेल में कन्वर्ट होता है तो उसको हमारे पास जो वुमेन क्रिकेट है उसमें खेलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सो आईसीसी हैज बार्ड, दैट इज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, मेल प्यूबर्टी फ्रॉम द लाइक who experience male puberty from international women's game regardless of surgery और gender reassignment treatment। सो दुबई की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि दुबई यूएई से ऑपरेट करती है, और इसके करंट चेयरमैन के बारे में आप याद रख लीजिएगा। वो इज द करंट चेयरमैन, ग्रेग बार्कले इज द करंट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जूस मिशन को लेकर न्यूज। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, नाम से ही पता चल रहा है कि जुपिटर के मून को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मिशन लॉन्च किया ज्यूस प्रोब के नाम से। अब याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि जुपिटर के जो मून्स हैं उनको स्टडी करना। तो आपको पता होगा कि जुपिटर के बहुत इंपॉर्टेंट मून्स में से एक है गैनीमेड, सेलिस्टो, यूरोपा। तो इनके अंदर लाइफ की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहां पर इस मिशन ने यूज किया डबल ग्रेविटी असिस्ट का। डबल ग्रेविटी असिस्ट क्या होता है, यहां पर आपको पता होगा हर सेलेस्टियल बॉडी की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो यहां पर इसने ग्रेविटेशनल फील्ड यूज की हमारे पास अर्थ की और मून की, और अपने आप को पुश किया टूवर्ड्स द, हाँ जी, अगर हम बात करें टूवर्ड्स द जुपिटर। तो जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर अपने आप में एक ऐसा प्लैनेट है जो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मतलब आप कह सकते हैं कि अभी तक उसके ऊपर रिसर्च वर्क जो है ऑलरेडी ऑन गोइंग है, और हम उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी रहते हैं, ठीक है। बेसिकली 5th प्लैनेट है सन से, और लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। तो इसके जो राउंड अबाउट अगर हम बात करें, काफ़ी सारे मून्स भी हैं, और ये एक बात और याद रखना कि 3rd ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन द अर्थ नाइट आफ्टर मून एंड वीनस। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो रात को दिखता है वो मून है, फिर वीनस है, और 3rd पे आपको दिखाई देगा जुपिटर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सेंटर को कहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन को कंस्टिट्यूट कीजिए। डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, देखिए, जैसा कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। जैसे लेट्स से स्टेट है हरियाणा। तो हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा में लोकसभा की सीट फिक्स है 10, राज्यसभा की सीट फिक्स है 5। तो अब ये 10 और 5 किस बेसिस पर, ये पॉपुलेशन के बेसिस पर है। लेकिन यहां पर आप समझिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन चेंज होती है, तो इसी तरह से हर राज्य की लोकसभा राज्यसभा की सीट्स होती हैं। तो यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, इन सीट्स को फिर से रीऑर्गेनाइज करता है थ्रू आउट द इंडिया, नॉट इन द स्टेट, थ्रू आउट द इंडिया। सो अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट एनेक्ट्स द डिलिमिटेशन कमीशन। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा, फिर से हर राज्यों को सीट्स असाइन करेगा, एरियाज को फिर से रिकंस्टिट्यूट करेगा। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नंबर्स, बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो ये करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास सेंटर को निर्देश जारी किए हैं। जब भी डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा तो देखिए, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज का होना जरूरी है, या तो वो करंट हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं, जो चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और या फिर कोई इलेक्शन कमिश्नर जो उनके द्वारा नियुक्त किया जाए, और फिर स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर को भी यहाँ पर काम दिया जाएगा। तो इस तरह से कंपोजिशन तैयार होगा और फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। जो आपको पता होना चाहिए कि भारत में लोकसभा की सीट्स हैं वो 2026 तक फ्रीज की गई हैं, 2026 तक फ्रीज हैं, यानी 2026 के बाद जो भी इलेक्शन होंगे उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि लोकसभा की जो सीट्स का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन को एनेक्ट करने को कहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सेस ऑफ लीगल एड, लाइक एक्सेस टू लीगल एड। देखिए यहाँ पर क्या है, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई नालसा के द्वारा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसके अलावा हमारे पास कई और ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व रही, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, इश्यूज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी लीगल एड इन द ग्लोबल साउथ। फिर से देखिए वो टर्म आ गई, ग्लोबल साउथ। नालसा की अगर हम बात करें, 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नालसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों जो आपने याद रखनी है, नालसा के केस में आपको हमेशा ये याद रखना है कि नालसा के जो पैटर्न इन चीफ होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि चंद्रचूड़ साहब। इस समय अगर हम बात करें
इसके पैट्रन इन चीफ है। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की, तो वो होते सीनियर मोस्ट जज। राइट नाउ कौन है वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, संजीव खन्ना। He is the current executive chairman of the authority. ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास सुबानश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या कहा है कि भाई हमें फिर से सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, क्या इस प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। जहाँ पर एक डैम बनाने की बात चल रही है ऑन सुबानश्री रिवर। सुबानश्री रिवर बच्चों आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो उसकी एक ट्रिब्यूटरी है सुबानश्री। उसके ऊपर हम एक डैम बनाना चाहते हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। इससे हमारे पास वाटर के सप्लाई को हम मैनेज कर पाएंगे और कहीं ना कहीं फ्लड्स को भी मैनेज कर पाएंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो अपने आप में हुमंगस रिवर है, और ब्रह्मपुत्र रिवर एक रिवर आइलैंड बनाती है, रिवर आइलैंड मजोली। ये रिवर आइलैंड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। जी हाँ, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है एंड दैट इज इन द स्टेट असम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये थे स्टूडेंट नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।